हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, कोरोना तो चलता ही रहेगा, पढ़ाई भी करनी साथ साथ। डेली वीडियो लेक्चर आ रहे हैं, आप उनको ध्यान से देखिए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल है। लिखा है मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो चैप्टर चल रहा है उसी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स बताया था और वहां पर फिर हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी किया था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जरूर उस वीडियो को वापस देख लें। बहुत ही अच्छे नीट और जेई में क्वेश्चंस बनते हैं वहां पर कॉन्सेंट्रिक सेल से। ठीक है ना? तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम से इनको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल या सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब वो सरफेस कैसी होगी अपने को थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, अब इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल निकाले तो क्या होता है, फार्मूला के क्यू अपॉन आर। अब वो आर डिस्टेंस पे पॉइंट चाहे यहाँ लें, चाहे आर डिस्टेंस पे पॉइंट यहाँ लें, के क्यू अपॉन आर, चाहे आर डिस्टेंस पे यहाँ लें, चाहे आर डिस्टेंस पे इधर लें, चाहे आर डिस्टेंस पे इधर लें, पोटेंशियल हर जगह सेम ही होगा ना। तो बस लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, locus of all such points having same potential is called as equipotential surface। equipotential surface बेसिकली है क्या? उन सभी पॉइंट्स का लोकस है जिन पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए, द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल at every point on it, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो, उसको हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, ये सरफेस होगा कैसा? जैसे मैंने ये बताया था, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, तो अभी मैंने क्या कहा था, इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल निकालें या आर डिस्टेंस पे यहाँ निकालें या आर डिस्टेंस पे यहाँ निकालें या आर डिस्टेंस के ऊपर अंदर, ठीक है ना? तो वो सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा। क्यों? हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। तो अगर इस क्यू को सेंटर मान के अगर हम एक आर रेडियस का स्फीयर बनाएं या स्फेरिकल सरफेस बनाएं, क्यू को सेंटर मान के हमने आर रेडियस का एक स्फीयर बना दिया। इसके हर पॉइंट पे, ये ध्यान रखना, ये सर्कल नहीं है, रिंग नहीं है। हमने कहा था क्यू चार से पी पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर ही हो ना, तो उनका सबका लोकस सर्कल नहीं बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल। इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। अब इसी तरह से अगर हम दूसरा कोई और स्फीयर बनाए तो इसके भी तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही होगा ना। इससे ये पॉइंट की डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, लेकिन ये दोनों अलग-अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान रखना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरा, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं, क्योंकि ये सरफेस यहां से दूर है, इस पे पोटेंशियल थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हर पॉइंट पे सेम होगा। तो ये अलग-अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझ पा रहे हो ना? जैसे ये सरफेस ए है, ये बी है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, बी ए बी ए बी ए बी ए, इसके बी 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 बी, समझ गए ना? लेकिन बी ए बड़ा होगा किससे, बी बी, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो ये आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल सरफेस जितने भी स्फीयर्स होंगे इसको सेंटर मान के बनाए जाएंगे, वो सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ध्यान रखना, ये दोनों इक्विपोटेंशियल है, लेकिन ऐसा नहीं इसका और इसका पोटेंशियल सेम है। ये दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, दिमाग में रख लेना।
इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है ना। चलिए, ये तो बात थी पॉइंट चार्ज की। इसी तरह से अगर हम कोई लीनियर चार्ज ले लें, ऐसा लीनियर चार्ज है, तो इससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल यहाँ सेम होगा ना, तो इसको हम लाइन चार्ज को अगर एक्सिस मान कर हम सिलेंडर बनाएं, ये तो फॉर पॉइंट चार्ज था। अगर लीनियर चार्ज है, इस तरह से लीनियर चार्ज, तो इस लाइन को एक्सिस मान के हम जितने भी कोएक्सियल सिलेंडर्स बनाएंगे, जैसे ये सिलेंडर है, तो ये पोटेंशियल होगा, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और बताते चलते हैं साथ ही साथ, जैसे ये क्यू चार्ज सेंटर पर रखा और ये स्फीयर है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी होगी ना। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, समझ पा रहे हो ना, इस तरह से ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मतलब इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ये हम जब प्रॉपर्टी भी बताएंगे तब उस पे और डिस्कस करेंगे। जैसे ये लाइन चार्ज लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर 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 चारों तरफ, इस तरह से ऐसे होगा, इस तरह से। ये हर जगह अंदर भी ऐसे ही होगा, सब जगह। तो जितने भी कोएक्सियल सिलेंडर्स होंगे, जितने भी, ये सब क्या है, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती है वो स्फेरिकल होती हैं, लीनियर चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती है वो सिलिंड्रिकल होती हैं। अगर प्लेन चार्ज शीट ले लें, हम प्लेन चार्ज शीट ले लें इस तरह से, प्लेन चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरह से होगा, चार्ज शीट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी, प्लेन होगी इस तरह से, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है नहीं, देखो प्लेन सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब पोटेंशियल, जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप सरफेस जब बना रहे हैं उसमें इस चीज को ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको प्रूफ हो जाएगा कि हमने जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया वो एक्चुअली सही बनाया है। अब एक्चुअली क्या होता है, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया जाता है इस तरह से बच्चे के दिमाग में एक सेट हो जाता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तीन तरह के होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। इसके दिमाग में सेट हो गया, जैसे जैसे स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और ये प्लेन। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बात, ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ऐसा प्लेन। तो उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस तीन तरह का होता है, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन। जबकि ऐसा नहीं है। हम आप बता रहे हैं, कंडक्टर कोई भी हो, किसी भी शेप का हो कंडक्टर, और कंडक्टर मैंने कहा ना किसी भी शेप का हो, ध्यान रख लेना, एनी शेप, सरफेस ऑफ द ईच कंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप। पेप्सी का कैन है, उसको पिचका दो ऐसे करके, कंडक्टर है, मेटल है, उसको अगर हम चार्ज देंगे तो उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। तो वो कैन जो है ना पिचका हुआ, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह से बिहेव करेगा। उसका शेप कैसा है आप ही समझ सकते हो, आपने दबा दिया चारों तरफ से, कुछ भी शेप हो सकती है उसकी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो परपेंडिकुलर होना चाहिए और पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए। अब हम कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इन तीनों बातों को ध्यान रखना जो मैंने बताया, ठीक है ना। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम बात कर रहे हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की।
अच्छा, आपसे बनाने के लिए कहें, जैसे मान लो एक डायपोल लिया, ये डायपोल है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। आप सोच के बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा पॉज करके। डायपोल है, अब आपको ऐसा सरफेस बनाना जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो। अब आपने डायपोल के कारण एक्सिस पे पोटेंशियल निकाला था, फार्मूला क्या था, Kp/r²। अब एक्सिस पे तो कहीं इक्विपोटेंशियल बन नहीं सकता, आर की वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन की बात करें, यहाँ ये एक इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन, इस प्लेन पर कहीं भी पोटेंशियल निकालेंगे तो सेम आएगा, देख लो निकाल के, सेम आएगा। और वैसे कितना आएगा, अगर डायपोल के कारण इक्वेटर पे पोटेंशियल की बात करें तो आपको डेरिवेशन कराया गया था, पोटेंशियल कितना आया था, 0। यहाँ भी पोटेंशियल 0, यहाँ भी पोटेंशियल 0, यहाँ भी पोटेंशियल, मतलब सेम हो गया, 0 पोटेंशियल, कहीं ना कम है ना कहीं ज्यादा है। तो अगर हम डायपोल की बात करें तो डायपोल के लिए जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है वो क्या होता है, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह से बिहेव करता है। चलिए अब बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेफिनेशन में थी, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम, इसमें कोई खास बात नहीं। दूसरा, अब अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन की बात कर लेते हैं। वर्क डन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, work done by equipotential surface is always zero, is always zero। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो, ध्यान दो, ये एक चार्ज है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जैसे मान लो A से B तक आप किसी Q0 चार्ज को ले जाएं, ये सेंटर में Q चार्ज रखा है जिसकी वजह से ये सरफेस आपको दिख रहा है, ये इक्विपोटेंशियल है। अब अगर किसी चार्ज Q0 को A से B तक ले जाएं और अगर हम वर्क डन निकालें तो जो वर्क डन आएगा A to B, उसका फार्मूला क्या होगा, Q0 और BV माइनस B। पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की, Q into डेल्टा V, ये तो पढ़ा ना, DV माइनस B इक्वल टू W A to B अपॉन Q0, तो W भी आ जाएगा। अब चूंकि BV और BA कैसा है, बराबर है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल जो पोटेंशियल यहाँ वो यहाँ है, वो यहाँ वो यहाँ है, तो BB और BA बराबर है, तो वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। वर्क डन बाय द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं, बच्चा वर्क डन निकालने में जुड़ जाता है, देखते नहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन निकालने कहाँ निकालने, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो निकालने की जरूरत कहाँ, आंख बंद करके 0 पे टिक मारो ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 होता है इक्वेटर पे। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान है तो यहां से भी वर्क डन निकाल सकते हो। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, F डॉट dr, या यूनिट चार्ज के लिए E डॉट dr लिख सकते हो। फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज F की जगह E आ जाता है। अब E डॉट dr का अगर खोलेंगे तो क्या आएगा, E dr cos थीटा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए E परपेंडिकुलर किसके होता है, dr क्या भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द
पोटेंशियल सरफेस। तो ई परपेंडिकुलर क्या होता है, डी आर, तो थीटा कितना हो गया 90 और cos 90 कितना होता है 0। थीटा 90 हो गया भैया, cos 90 कितना होता है 0, cos 90 0, तो वर्क डन कितना आएगा 0। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए भी वर्क डन तो 0 ही आना है, चाहे आप इस कॉन्सेप्ट से समझ लें चाहे आप इस कॉन्सेप्ट से समझ लें, वर्क डन बाय द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। चौथी प्रॉपर्टी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। Two equipotential surfaces, never intersect each other, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? अरे यार, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आएगी, दो, और हम अभी अभी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होता है, तो दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? सरफेस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो परपेंडिकुलर तो एक ही डायरेक्शन में आएगा, दो डायरेक्शन कैसे आ सकता है भाई? तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और पांचवी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मैंने अभी बता दी थी आपको, क्या बताई थी? मैंने बताया था बच्चे के दिमाग में सेट हो जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस सिर्फ तीन तरह का होता है, स्फेरिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस या प्लेन सरफेस। लेकिन मैंने भी क्या बताया था, सरफेस ऑफ द ईच कंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप और साइज। तो किसी का कंडक्टर का सरफेस है, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, surface of a conductor behaves like equipotential. Irrespective of its shape. तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन प्रॉपर्टीज थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो हमने डिस्कस की। टॉपिक काफी छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो वर्क डन के क्वेश्चन आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, उनको करते समय आप जरूर ध्यान रखें कि वर्क डन का क्वेश्चन है तो जो दिया गया, जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, चलिए हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। ये मान लो 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर होगा। फाइन, अब क्वेश्चन क्या बन गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है, फाइन WA to B, WB to C, WC to D और WD to A। चलिए 1 मिनट का टाइम है, आप करके देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, ठीक है ना, एक Q चार्ज है या 1 माइक्रो कूलम ले सकते हैं चार्ज। फाइंड work done to move a charge 2 microcoulomb from A to B, B to C, C to D और D to A। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसको इस पाथ पे हम मूव करा रहे हैं
और हमें वर्क डन निकालना है सारे, ठीक है ना, और टोटल वर्क डन भी निकालना है, मतलब सारा कंप्लीट आ गया इस क्वेश्चन में। तो अगर डब्ल्यू ए टू बी की बात करें, ध्यान से, ए से बी हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ए बी पाथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर पाथ हुआ वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम ए से बी तक किसी चार्ज को ले जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। ध्यान रखें, डब्ल्यू ए टू बी कितना आएगा, जीरो। क्यों जीरो आया, क्योंकि ये जो ए बी पाथ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम कर रहा है, इसलिए डब्ल्यू ए टू बी कितना आएगा, जीरो आएगा। जी टू सी निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, चार्ज भी इधर ही ला रहे हैं, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया आपको और ये दिया गया, समझ पा रहे हो ना, या और कंफ्यूज हो रहा हो तो यूनिट चार्ज ले लो, यूनिट ले लो बस, 1/, कंफ्यूज हो रही हो तो, क्यों बच्चा कहता सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बराबर होता है, तो यहाँ से ई डॉट डी आर कर लो, ई डॉट डी आर या ई डी आर कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, जीरो। ई पता है, डी आर पता है, cos 0 कितना होता है 1, ई कितना 10 और डी आर कितना है, ये डी आर, ठीक है ना। चलिए, तो ई कितना है 10 और डी आर कितना 1 मीटर, तो 10 जूल आ गया। सी टू डी अगेन इक्विपोटेंशियल है, कितना हो गया वर्क डन, 0। डी टू ए, जो बी टू सी था वही डी टू का डायरेक्शन केवल अपोजिट है, यहाँ पर आ जाएगा ई डी आर cos 180। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पार्टिकल इधर ला रहे हैं, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये जाएगा माइनस का 10 जूल। देखिए B2C में प्लस का 10 जूल। वापस आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज को हमें इस पाथ पे मूव कराना था, हमने अलग अलग वर्क डन पूछे, A2B कितना होगा, B2C कितना होगा, C2D कितना होगा, D2A कितना होगा। तो A2B तो परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के पाथ, इसका मतलब ये पोटेंशियल ये दोनों ही, तो यहाँ वर्क डन जीरो हो गया। इन दोनों केस में वर्क डन हमने निकाला, इसकी डायरेक्शन इसकी अपोजिट, जो इसका वर्क डन आएगा वो इसका वर्क डन आएगा माइनस साइन के साथ। तो आप देखिए आप वर्क डन जीरो आया, प्लस का 10 जूल, फिर जीरो माइनस का। अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क डन की अगर हम बात करें तो कितना आएगा, जीरो। देखिए हम आपको बता दें, हमने 11th क्लास में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बताए थे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में एक पूरा राउंड ट्रिप देने में टोटल वर्क डन कितना होता, हमेशा जीरो होता, वहां कंजर्वेटिव में बताया गया था। एक राउंड ट्रिप हो गया पूरा, तो टोटल वर्क डन कितना आना था, जीरो ही आना था, तो जीरो ही यहाँ आया। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। मैंने कहा ना 12th में तो है ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं। देखिए फिजिक्स का वीडियो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोग अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप यूं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। आप उस चीज को दिमाग में डालिए, जो सैम्पलर एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं उन पे फोकस कीजिए कि क्या कह रहा था, कैसा एग्जाम्पल दिया था। फिर आप बुक के क्वेश्चन या जो हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट के क्वेश्चन लगाइए आप, तब आपको पता चलेगा आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होने वाला है, वीडियो देखते रहो, यूट्यूब पे हजारों वीडियो पढ़े, लाखों वीडियो पढ़े, देखो सब लोग अपना अलग अलग तरीके से करा रहे हैं, सबका अलग अलग मेथड है, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं चीज़ों को तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले कहता हूँ कॉपी पेन लेकर के बैठिए, इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं उनको आप नोटबुक पे लिखिए, उसके बाद जो सैंपल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको विशेष तौर से ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको पढ़ना तो घर पे ही है ना, टाइम बहुत क्रूशियल है, स्कूल नहीं खुल रहा है, तो आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ने और समझने की कोशिश करें। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, लास्ट तक देखें, तब आप किसी कंक्लूजन पे आएंगे। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखा, खोला 2 मिनट के लिए, लगा ठीक है वही सब कुछ है, अरे पूरा देखो तो सही, कहाँ पर क्या नया मिलने वाला है। नया आएगा वो तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगा, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आएगा, सब कुछ नया थोड़ी होगा, चीजें तो कॉमन ही है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो कोई भी वीडियो में पढ़ा रहा होगा तो वो तो वही बताएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसमें नया क्या है। तो नया कुछ नहीं होता, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं नया मिल जाता है। इसलिए वीडियो को बहुत ही सिंसियरली
टिल एंड तक वॉच करना है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट लेकर के आएंगे, तो इसको वीडियो लेक्चर को ढंग से देखिए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, ठीक है ना। चलिए, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।